नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आप सबको पता है कि बुंदेली वार्ता की टीम लगातार नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में नौसेना के जो जवान हैं उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनकी कहानी समझने को प्रयास कर रहे हैं, उनको सफ़र आप लोगों को बता रहे हैं। और आज सीरीज के हिस्सा में हमारे संगे रविंद्र गुप्ता जी जो नौसेना में अपनी सेवाएँ दे के आए हैं। काकछु करो है नौसेवा में, काकछु देश के लाने अपनी सेवाएं दी हैं के बारे में चर्चा करें। और रविंद्र जी के अपन जो उनकी पृष्ठभूमि है, कौन परिवार से आते हैं, काकछु राव घर परिवार में, और कैसे नौसेना तक पहुंची के बारे में चर्चा करें। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपको, आप आए बुंदेली वार्ता में। जी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपका जी। जो एक्चुअली ये जो पहल जो आपने शुरू की है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैंने ऐसा कहीं नहीं पहले सुना या देखा कि जो इस तरीके से भूतपूर्व सैनिकों के या के बारे में लोगों को जागरूक करना एक बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत कम लोगों को इस विषय में पता रहता है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे बुलाया। और बाकी आप पूछ सकते हैं। तो सर वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से इंटरेस्ट है। हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो हम लोग मैकेनिक के पास जाते हैं। जी जी। और जब नौसेना के जहाज़ खराब हो जाते हैं तो फिर आपकी ज़रूरत पड़ती है जी। तो सर कैसे क्या पहुँचे, क्या कहानी है वहाँ की, और जहाज़ के इंजन कितने होते हैं जी, क्या उनमें विशेषताएं होती हैं, कैसे लंबी लंबी दूरी तय करती हैं, कितने दिनों तक बाहर रहती हैं, चलती रहती हैं। पुर्जा खराब हो जाता है तो बीच समुद्र में कहाँ से पुर्जा आता है, ये सब क्या कहानी है समुद्र की। जी जी। तो मैं अपने बारे में अगर कुछ बताना चाहूँ कि नौसेना के अंदर मैं कैसे इंटरेस्ट है। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और सपने जैसे हर एक युवा के होते हैं वैसे ही हमारे भी कुछ सपने थे। तो उसी दिशा में सेना की तरफ भी कुछ झुकाव था हमारा, क्योंकि हमारे नाना जी और परिवार के लोग भी सेना में थे तो थोड़ा सा उस तरफ रुझान हमारा हुआ करता था। और एक एडवेंचरस लाइफ जीनी है, देश की सेवा करनी है, ये भी मन में भाव उठते थे। तो इस तरह से हम गए। तो हमने 12वीं की परीक्षा पास करी और नौसेना की भर्ती दी। हम उस टाइम पे अपनी IIT JEE और वगैरह की, हम सन 2000 की बात कर रहे हैं, 99 और 2000 में। तो 99 में हमने अपनी परीक्षा दी और 2000 में हम फरवरी 2000 में हम भर्ती होके चले गए नौसेना में। नौसेना में हम चले गए INS चिल्का में, जहाँ सबकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। 2 महीने हमको वहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद हमको हमारे ट्रेड एलोकेट कर दिए गए। मतलब अच्छा सर एक चीज़ बताइए, बहुत सारे आपके साथियों से बात हुई, कोई कहता है कि हमारी 6 महीने ट्रेनिंग हुई चिल्का में, कोई कहता है हमारी 2 महीने ट्रेनिंग। एक कैसे तय होता है कि 2 महीने ट्रेनिंग होगी या 6 महीने होगी, और किसकी 2 महीने होती है, किसकी 6 महीने होती है? एक्चुअली जब हम भर्ती की परीक्षा दे रहे होते तो उसमें 2 टाइप के कैडर थे उस टाइम। एक आर्टिफाइसर एंट्री का कैडर, आर्टिफाइसर अप्रेंटिस कैडर, और एक कैडर जनरल कैडर। तो आर्टिफाइसर अप्रेंटिस जो कैडर होते हैं उनको टेक्निकल कैडर बोलते हैं। तो टेक्निकल कैडर को ज़्यादातर उनको प्रोफेशन, मतलब जो कार्य करने वाले हैं उस पर उनको महारत हासिल करनी है। इसके लिए उनको बेसिक ट्रेनिंग 2 महीने की जो चिल्का में है वो करके वहाँ से ट्रेड देके, इंजीनियरिंग का ट्रेड देके भेज देते हैं। और फिर फाइनली वो 4 साल तक ट्रेनिंग और करते हैं अपने अपने प्रोफेशनल बेस में, जहाँ पर उनको उस चीज़ के बारे में पूरी डीप नॉलेज दी जाती है, जिससे वो आगे जाके, मतलब वो सभी को सिखाते हैं। इतने बड़े बड़े जहाज़ों को संभालना कोई आसान बात नहीं है, तो उसके लिए तैयार करती है नेवी पहले। तो नेवी ने ही हमको डिप्लोमा, जैसे मुझे मैकेनिकल ट्रेड मिला तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया। 4 साल वहाँ पर INS शिवाजी, लोनावाला, पुणे, वहाँ पर हमने ट्रेनिंग करी। वहाँ से हमको फिर हमारी यूनिट में पोस्टिंग दी गई। मैं जहाज में गया। तो डिसाइड ऐसे ही होता है कि जो टेक्निकल ट्रेड होते हैं उनको 2 महीने की ट्रेनिंग देके उनको जल्दी भेज देते हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। टेक्निकल में इंजीनियरिंग में 4 प्रोफेशन। हाँ, तो वो और 3 कौन और भी होते हैं। जैसे 2 महीने हमने ट्रेनिंग करी तो वहाँ से हमको 4 तरीकों में के ट्रेड में डिवाइड कर दिया। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, शिपराइट हो गया, शिपराइट जो शिप का हल वगैरह बनाते हैं, और एविएशन हो गया, जो नौसेना के जो वायु
के जहाज हैं, नौसेना में भी एयरक्राफ्ट हैं, तो उसकी तो इस टाइप के 4 भागों में बांट के हमको अलग अलग बेस में भेज दिया। जैसे मैकेनिकल वाले हम लोग INS शिवाजी चले गए, इलेक्ट्रिकल वाले INS वलसुरा जो कि जामनगर में है गुजरात में, वहाँ चले गए। शिपराइट जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो विशाखापट्टनम में, वहाँ पर शिपराइट स्कूल है, वहाँ ट्रेनिंग करने चले गए। उसके बाद एविएशन वाले जो है वो कोचीन में एविएशन बेस में चले जाते हैं। तो इस तरीके से 4 अलग अलग जगह हमारी ट्रेनिंग्स होती है जो कि कुल 4 साल की होती है। फिर अपने जहाज़ों में आते हैं, अपने ट्रेड के हिसाब से काम करते हैं। हाँ। हम जैसे अब जहाज में हमारा काम क्या होता है, अब सबके घर में फ्रिज रखी है, AC है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ठीक है, RO लगा हुआ है। हाँ। तो एक जो जहाज होता है, अब जहाज ये उसकी जो एक लंबाई चौड़ाई होती है एक विशालकाय होती है। एक जहाज औसतन 150 मीटर लंबा और करीब 15 से 20 मीटर चौड़ा होता है। उस जहाज में एक नॉर्मल जो जहाज होता है नौसेना का, उसमें लगभग 200 से 250 लोग रहते हैं। तो एक गांव हो जाता है छोटा सा, उस गांव में हर चीज होती है। अब उस गांव के अंदर में जो मैकेनिक तो कहीं और से आएगा नहीं, वो हम ही लोग हैं वहां पर मैकेनिक, उसका पूरा सिस्टम को सही रखना। पीने का पानी, अब समुंदर का पानी है, अगर एक जहाज 2 महीने समुंदर में है तो पीने का पानी तो हम इतना लेके नहीं चल सकते। पानी तो हम 50-60 टन लेके चल सकते हैं। हाँ। बाकी में बनाना पड़ता है, उसके लिए RO प्लांट लगे, समुंदर के खारे पानी को पीने का पानी बनाते हैं। उसके बाद तो उसकी मशीनें लगी हैं। जहाज है पूरा एयर कंडीशन होता है, तो उस जहाज का पूरा एयर कंडीशन देने के लिए 5-5, 6-6 AC प्लांट्स लगे होते हैं। उसके अलावा जहाज को चलने के लिए डीजल इंजन होते हैं, गैस टर्बाइन्स होती हैं, उस इंजन को होता है। तो और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए जनरेटर होता है, तो 1-1 मेगावाट के 4-4 जनरेटर होते हैं जहाज में। तो इस टाइप से इन सारी मशीनरीज को, इतनी हैवी मशीनरीज को देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, उनका रख रखाव करने के लिए हम लोग तैनात किए जाते हैं। तो अगर एक जहाज को 2 महीने चलना है तो वहां पर कोई बीच समुद्र में तो कहीं कोई नहीं आने वाला रिपेयर के लिए, हमको ही देखना है, हमें ही चलाना है, और बस हम लोग इसी में ही एक्सपर्ट होते हैं। क्या उसका और संरचना होती है, किस टाइप की होती है? अब आप ये समझ लीजिए कि हमको आमतौर पे वो उतना बड़ा कैपेसिटी का इंजन या मशीन देखने को नहीं मिलेगा। हम जो अपने घरों में AC चलाते हैं वो 1-1.5 टन के चलाते हैं, लेकिन जिस जहाज में मैं नौकरी करता था वहां 160 टन का एक नहीं 6 प्लांट थे। तो आप सोच सकते हैं 1.5 टन का आपका AC, उसके बाद 160 टन का वो AC प्लांट, 160 टन, और मतलब ऐसे 4-6, हाँ, और ऐसे 6 प्लांट। तो ये इतना AC का रिक्वायरमेंट होता है, कितना बड़ा होता है, तो उसको मेंटेन करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन यस, हमको नौसेना में जो ट्रेनिंग दी गई है करते हैं। अब हम जहाज में सेलिंग करते हैं, जहाज में चलते हैं, तो हम लोग ड्यूटी भी करते हैं। हर 24 घंटे में 8 घंटे हमारी ड्यूटी आती है, हर 4-4 घंटे में ड्यूटी आती है। इसके अलावा मतलब आपने 24 में से 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद में नॉर्मल जो आपके काम है ये मेंटेनेंस करना, क्योंकि डिफेक्ट भी बहुत आते हैं, इन सबको हमें देखना होता है। तो आपको यकीन मानिए कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम पूरे दिन में 4-4 घंटे तक नहीं सो पाते, 4 घंटे भी नहीं सो पाते हैं पूरे दिन में, क्योंकि डिफेक्ट और काम इतना होता ही है। लोगों को लगता है कि ये सफेद वर्दी में घूम रहे हैं, क्या काम करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। जहाज तो कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, जो हथियार चलाते हैं, जो युद्ध लड़ते हैं, वही है। लेकिन आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो आपकी क्या चुनौती हैं? आपने अभी जिक्र किया था इसके पहले कि जो मुंबई अटैक हुआ था, इसके अलावा तमाम तरह की जो समुद्र में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसमें भी हजारों सैकड़ों लोग तबाह हो जाते हैं, उसमें भी बड़ा नुकसान होता है देश का। तो वहाँ क्या चुनौतियाँ रहती हैं, वहाँ क्या काम रहते हैं आप लोगों के, उसके बारे में थोड़ा समझाइए, ताकि लोग भी समझें कि केवल युद्ध में हथियार चलाने वाला जवान नहीं है, जबकि अलग अलग ट्रेड में जो काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं, और उन्हें भी बहुत चुनौतियों से जूझना पड़ता है। जी। तो मैं 2000 में भर्ती हुआ नौसेना के अंदर में। मैंने 3.5-4 साल की ट्रेनिंग की, डिप्लोमा किया। हाँ। और
सुनामी आई थिंक 2004 दिसंबर 2004 24-25 दिसंबर 2004 में करीब सुनामी आई थी। हाँ। कुछ लोग को याद होगा। तो हमारा जो जहाज था उस समय मैं एनएस घड़ियाल में पोस्टेड था। हमारा जहाज ऑलरेडी 1.5 महीना सेलिंग करके अपने पोर्ट पर वापस लौट रहा था। किस पोर्ट पर? विशाखापट्टनम पे। तो वापस लौट रहा था और हम लोग जब 1-1.5 महीने घर से दूर रहते, बाहर रहते हैं, तो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक घंटा, एक मिनट देखते रहते हैं कि यार अब पहुंचेंगे, इस तारीख को पहुंचेंगे, इस तारीख को पहुंचेंगे। तो बस ऐसे ही कुछ सीन था। 1.5 महीने से भी ज्यादा था, लगभग 2 महीने के आसपास हो गए थे हमको बाहर, और हम वापस आ रहे थे। अब वापस आ रहे थे हम 2 दिन बाद अपने बेस पोर्ट में फैमिली के पास पहुंचने वाले थे कि तभी सूचना मिली, वही आई थिंक 25 से 26 दिसंबर के मिडनाइट में हमको सूचना मिल गई कि हम लोग को वापस मुड़ना है। अब वापस गए हम लोग, अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ हमको भेज दिया गया। अब वहाँ पता चला कि पूरी तबाही हो रखी है। जो सुनामी आई है, पूरे के पूरे जो हमारे आइलैंड्स थे, द्वीप थे, पूरे मतलब वेव पूरी आर पार कर चुकी है। तो कितनी तबाही हुई है, कितने लोग मरे होंगे। अब वो ऐसा मंजर था, हमको वहाँ पर हम लोग अपने जहाज से जाते थे, लोगों को रेस्क्यू करते थे, वहां पर जाते थे, जो भी बचे हुए थे, जितना भी हम लोगों को राशन, सबसे पहले अपने पोर्ट पे आते थे, राशन सामग्री वगैरह लेते थे। मतलब पूरी रात भर, मतलब बिल्कुल सोना तो है ही नहीं, मतलब सब कुछ हम लोग लोड करते थे। हाँ। और बोट से ले जाके वहां लोगों को सप्लाई करते थे और वहां से लोगों को बचा के सेफ जगह पे लेके आते थे। तो ये चैलेंजेस थे उसमें। तो ऐसी भी सिचुएशन आई कि जहां हमें लोगों को बचाने के लिए बंदूक लेके जाना पड़ता था। मतलब आप समझिए कि जैसे आपने एक भीड़ है आइलैंड के ऊपर, भीड़, और उनको हमें बचाना है, लेकिन हम जब वहां पर गए तो वही हमारे पर हमला कर दे रहे हैं। हमारी बोट में मान लो 25-50 लोग आ सकते हैं, लेकिन अब वहां पर अगर 1000 लोग हैं तो सबको चढ़ना है। अब हम अगर ये कह रहे हैं कि भाई औरतें, महिलाएं, बच्चे जो हैं वो आ जाओ, कोई नहीं सुनने वाला। तो उसके बाद से हमको बंदूकें ले जानी पड़ती थी कि अगर नहीं मानोगे तो हम शूट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग को रेस्क्यू करके लेके आते थे, फिर जहाज में उनको देखभाल करते थे। तो ये जो चैलेंजेस थे, ये भी एक बहुत बड़े चैलेंज। और समुद्र की लहरें, जब हम वो बोट लेके किनारे पे जाते हैं तो वो जो लहरें होती हैं, लहरें ऐसी होती, कई बार बोट को ही हमारे पलट देती हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, हादसे हुए हैं कि हमारे खुद के सेना के जवान ही उसमें घायल हो जाते हैं। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं। और केवल जैसे आपने कहा, सही कहा कि केवल बॉर्डर पे लड़ना नहीं होता है, क्योंकि जंगें तो कभी होती नहीं है, सालों में कई बार होती हैं। लेकिन इस टाइप की जो जंगें हैं वो सेना के जवान हमेशा लड़ते रहते हैं। और वो जो नौसेना में है वो समुद्र की लहरों से लड़ते रहते हैं और जाके देश की सेवा करते रहते हैं। जो शायद यहाँ पर हम लोग यहाँ बड़े कंफर्टेबल आराम से बैठे होते हैं, हम लोगों को ज्यादा जानकारी इन चीजों की नहीं होती है, कितनी स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। मुंबई अटैक 2008 का मुंबई अटैक में भी, मतलब वो तो सब देख रहे थे टीवी पे, लेकिन उसके पीछे सब लोगों ने जो टीवी पर देखा वो अपनी थल सेना देखी, उनका देखा कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे पुलिस ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को टीवी पे दिखाया गया। लेकिन उस समय नौसेना क्या कर रही थी? क्योंकि जो आतंकी थे उनके बारे में ये भी चल रहा था कि वो समुद्री रास्ते से आए हैं। तो उस समय नौसेना के पास क्या प्रेशर था? उस घटना के बाद, घटना के पहले आप भी वहाँ थे मुंबई में, तो क्या चल रहा था नौसेना की तरफ से? फिर नौसेना, मैं उस टाइम पे वहीं पर पोस्टेड था मुंबई में, और नौसेना की तरफ से, नौसेना हमेशा की तरह अपने आप को एकदम जैसे सिक्योरिटी अलर्ट, पूरी तरीके से एकदम चप्पा चप्पा, मतलब हर चीज पे निगरानी हो जाती है उस टाइम पे। मतलब जब वहाँ ऑपरेशन चल रहा है तो वहाँ पर हर चीज की स्क्रूटनी हो रही है, सारी चीजें, आना जाना सब कुछ बंद हो जाता है। और बिल्कुल मतलब ऐसा रहता है कि स्टेट 1 जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है हम एकदम तैयार हैं, एकदम युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो जो टीवी में दिख रहा था उसके अलावा जो बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा था, वो ये हो रहा था कि हर जगह छानबीन, चेकिंग कि भाई अगर ये आए हैं तो कैसे आए, क्या रहा है, और कहीं कोई दुर्घटना होने की संभावना तो नहीं है। इसके बाद, इवेंट के बाद में हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए कि इस तरह की
दुर्घटनाएं दोबारा ना हो पाए करके। और उसके लिए नौसेना का बहुत बड़ा रोल है कि अपनी जो कोस्ट है उनको एकदम बॉर्डर को सिक्योर करके रखना। इसी तरीके से 2012 में जब हुदहुद आया था, एक सुनामी एक आई आपदा, एक हुदहुद आई आपदा, तो हुदहुद में विशाखापट्टनम, जो कि हमारे उड़ीसा और विशाखापट्टनम आंध्र कोस्ट पे आया था, उस टाइम पे भी मैं वहीं पोस्टेड था विशाखापट्टनम में। तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि 220 से 230 की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था कि पूछिए ही, मतलब सब कुछ उखड़ गया था, गिर गया था। और जब कुछ ऐसा होता है तो हम लोग सबसे पहले अपने जहाज को समुद्र में लेकर जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो लोग बचे होते हैं उनको बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, और नौसेना ने उसको दोबारा खड़ा किया उस शहर को पूरे। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं जो हम लोग करते हैं। जब भी आपदाएं आती हैं वो हर एक जगह नहीं आती हैं, कभी कहीं आती हैं। 2018 में केरला फ्लड्स आए। अब संयोग ऐसा देखिए कि जब जब आपदा आ रही है तो मैं वहां पर पोस्टेड रहता था और मुझे देश सेवा का कुछ ज्यादा ही मौका मिला। और 2018 में जब केरला के फ्लड्स आए तब वहां की मैं एक किस्सा बताता हूँ कि जिसके लिए मुझे बहादुरी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। तो 2018 में एक पेरियार नदी है केरला के पास में, कोचीन के पास में, पेरियार नदी, उसमें बाढ़ आ गई थी। वहां पर डैम ओवरफ्लो हो गया, बाढ़ आ गई। अब पूरा शहर में एक भी हॉस्पिटल चालू नहीं था। अब देखिए, जवान सीधे लड़ता है, लेकिन कभी कभी हमें भी मौका मिलता है, हम टेक्निकल कैडर वालों को भी, कि सीधे सीधे हम फील्ड में जाके काम करते हैं। और वो मेरे इसी टेक्निकल फील्ड से ही संबंधित चीज़ थी। तो ऐसा हुआ कि पूरे शहर के सारे हॉस्पिटल बंद हो चुके थे, मतलब एक भी हॉस्पिटल चालू नहीं था। एक हॉस्पिटल केवल था जो जिसमें मतलब जो चालू था, उसमें सारे इमरजेंसी पेशेंट, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज, मतलब 1000 से ऊपर पेशेंट थे और पानी की सप्लाई बंद हो चुकी थी। अब हमको ये टास्क दिया गया, मैं उस समय नेवल शिप रिपेयर यार्ड कोची में था पोस्टेड, मुझे ये टास्क दिया गया कि यहाँ पर पानी की सप्लाई चालू करनी। क्यों पानी की सप्लाई क्यों बंद होगी? कि जो पंप वगैरह थे सब बाढ़ में डूब गए थे, बाढ़, और उनको हमें चलाना था। तो हमने उस उफनती हुई नदी के अंदर जाके वहां से हमने पंप को ऑपरेशनल किया, पंप को चलाया, उस हॉस्पिटल को हमने उस सिचुएशन में चालू रखा, जिससे शायद अगर मान लीजिए, क्योंकि अगर जिस रात को हमको भेजा गया, अगर उस दिन वो हम पानी की सप्लाई नहीं पहुंचाते तो वहां से सारे वो हॉस्पिटल बंद करना पड़ता और वहां से सारे पेशेंट्स को कहीं और शिफ्ट करना पड़ता, किसी और शहर में। और जिससे क्या होता है, जो एकदम इमरजेंसी में है, आईसीयू में है, वो कई लोग दम तोड़ देते, उसमें नहीं बच पाते। तो उस वजह से ऊपर वाले की कृपा से हम लोग इस काम को करने में सक्सेसफुल हुए। मतलब एक बहुत ही कठिन टास्क था, जिसमें जान का जोखिम भी था। नदी के बीच में जाना, उफनती नदी, जिसमें हमने एक बोट बना के वहां पर उसके बीच में गए, और मतलब बड़ा रिस्की काम था। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग उस पर सक्सेसफुल हुए और लोगों की हम सेवा कर पाए, जान बचा पाए, जिसकी वजह से रिकॉग्नाइज किया गया और एक बहादुरी का पुरस्कार भी दिया गया हमें, जो कि हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमेंडेशन फॉर ब्रेवरी अवार्ड मुझे 2018 में दिया गया, 26 जनवरी 2019 में। तो इस तरीके के चैलेंजेस हैं, काफ़ी हैं, और हम लोग इसको अच्छे से करते रहे। हम लोग इतने परिपक्व बनाए जाते हैं, लोहे की तरह इसको पिघलाए जाते हैं कि हम लोग ये सब कर सकें। प्रमोशन जैसे टेक्निकल कैडर में था, उसमें जैसे होने की वजह से मेरा प्रमोशन बहुत ही फास्ट होता है। तो उसमें हम अपनी मास्टर चीफ की रैंक पर मैं बहुत जल्दी ही पहुंच गया था। और उसके बाद से मैंने 20 साल की सेवा करी और 2020 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, ताकि मैं अपने घर परिवार पे आके साथ में यहाँ पर रह सकूँ और यहाँ के लोगों के साथ भी रहूँ, और जो कुछ कर सकता हूँ समाज के लिए वो कर सकूँ। लंबे समय तक सेवाएं दी आपने, अब क्या चल रहा है? मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC उसके बाद ज्वाइन की हुई है, और जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ इस समय उरई ब्रांच में पोस्टेड हूँ, और यही बुंदेलखंड में ही पिछले 5 साल से मैं रह रहा हूँ। और यही मैंने झांसी में अपना मकान भी लिया हुआ है, और मुझे यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोग इतने प्यारे लगे कि मतलब कहीं और जाने का दिल ही नहीं किया। तो हमने यहीं पे सोचा कि यहीं अपना बसेरा बसाते हैं और यहीं पे रहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आप? जी बहुत अच्छा लग रहा है। उन दिनों की याद आती है?
नहीं, याद तो हमेशा आती है, बहुत याद आती है, और एक जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। हाँ। और बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा तो जैसे आपने बोला कि जैसे फौजी बैकग्राउंड होने की वजह से मैं सैनिक स्कूल में भी रहा था। हाँ। मैं 7वीं कक्षा में चला गया था सैनिक स्कूल लखनऊ में। तो मैंने वहीं से पढ़ाई की थी अपने उरई से ही। तो 7वीं से 12वीं तक मैंने सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ाई की, और वहाँ से फिर मैं नौसेना में निकल गया था। तो ये था कि हमारा ये जो यादें हैं नौसेना की, मतलब ऐसी हैं कि शेयर करने से एकदम, मतलब आज भी उसको जब मैं शेयर करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और समय तो कितना भी निकल जाता है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, यादें हैं जिनको मतलब एक एक इवेंट, ये तो ऐसी चीजें थी जो मतलब बड़ी बड़ी हैं। और कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए लाइफ में वहाँ पर कि मतलब समय ही कम पड़ जाएगा, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो बस वही यादें हैं जिसके सहारे हम चलते हैं और अपने यहाँ पर माता पिता की सेवा करते हैं और साथ में रहते हैं। पूरा परिवार झांसी में? जी। बहुत बढ़िया। क्या रहता है अंदर, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आप समुंदर के बीचों बीच हों, फिर कोई चुनौती बड़ी आ खड़ी हुई हो? अक्सर ही चुनौती आ जाती थी। हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते थे। जैसे मतलब नौसेना में लोगों का सवाल होता है ये करते क्या है। जैसे एक पहलू तो आपने बता दिया कि आपदाएं, अब आपदाएं भी हमेशा नहीं आती। तो नौसेना में हम करते क्या है? देखिए, एक जहाज को चलाते हुए रखना, आप जैसे एक बाइक है, बाइक भी आपके हर 3 महीने एक मैकेनिक या सर्विस मांगती है, वो भी 2, 4, 5 साल पुरानी हो। हमारे नौसेना के जहाज औसतन 20, 25 साल, 30 साल पुराने होते हैं। उन जहाज़ों के मशीनरी सिस्टम में डिफेक्ट आते रहते हैं। उनको हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखना एक बड़ी चुनौती होती है। हमेशा अलर्ट मोड पर, हमेशा अलर्ट मोड में रहना। मतलब आपको बोला जाए 1 घंटे में आपको सीधे पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचना है, तो यस सर, वी आर रेडी, हमको चलना है। ना नहीं है, नो सेना नहीं, यस सेना है हमारी। यस यस यस, जी सर, चलना है। अब सवाल नहीं पूछना है ये पुर्जा नहीं है, वो पुर्जा नहीं है। उसके लिए आपके पास पहले से इंतजाम होना चाहिए, आपके स्टोर में चीजें होनी चाहिए, आप इतने काबिल होने चाहिए कि ये पुर्जा नहीं है, इस पुर्जे के बिना आपको कैसे चलाना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वो सब हमारा स्पेशलाइजेशन है कि पुर्जा है नहीं है, इस मशीन को चलाना कैसे है। कोई एक्सक्यूज नहीं है, हमको चलाना है तो चलाना है। चाहे आप पूरी रात बैठे वहां पर, सोए वहीं पर, कुछ भी करें, लेकिन हमको चलाना है। तो ये हमारे अंदर भी जज्बा रहता है। इसके लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे अंदर से ये चीज रहती है कि नहीं, ये मेरा जहाज है, मेरी मशीन है, तो ये चलेगी कैसे नहीं चलेगी। तो ये जज्बा रहता है कि ये मुझे करना है, और मैं करके रहूंगा, करके रहना। बिल्कुल, ये जज्बा रहता है सेना का। और हमारी सेनाएं किस तरीके से हम लोगों का वो करती हैं कि हम लोग यहाँ सुरक्षित बैठे रहते हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो आप लोगों का बड़ा योगदान रहता है इन सब चीज़ों में। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों से चर्चा की जाए एक सीरीज बना के, ताकि धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्से में लोग समझें नौसेना को और नौसेना की जो अलग अलग फील्ड हैं। अभी हम लोगों ने एविएशन के बारे में जाना था और भी अलग अलग जो फील्ड है उनके बारे में जाना। आज आपने हमें बताया कि जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं उनके क्या कुछ काम होते हैं जी सेना में, और इसके अलावा वो क्या करते हैं। तो ये सब भी आपने बड़े अच्छे से बताया। आजकल LIC में सेवाएं चल रही हैं आपकी। घर परिवार की क्या पृष्ठभूमि रही? घर परिवार में जैसे मैंने बताया मध्यम वर्गीय परिवार से। हमारे पिताजी स्टेट गवर्नमेंट में थे और रेशम विभाग में कार्यरत थे, वो भी रिटायर हो गए थे। और एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। तो और हमारी एक बच्ची है जो कि अभी हाई स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। और जैसे कि ये है कि अपने घरों में सबको बताना कि नौसेना, मतलब यहाँ पर नौसेना क्यों ज़रूरी है या उसकी महत्वता क्या है सबको। क्योंकि सही बताऊं तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। जब मैं नौसेना के अंदर चला गया हूँ और वहाँ ट्रेनिंग शुरू कर दी, ट्रेनिंग भी शुरू कर दी छोड़िए, उसके बाद में जहाज के अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि नौसेना क्या होती है।
मतलब जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद मैं वहां पहुंच चुका हूँ, अब वापसी का रास्ता नहीं है। अब मुझे पता चला है कि होती क्या है। अच्छा, कई ट्रेड ऐसी होती हैं जिनमें कई बार हम लोगों को पोर्ट पे बेस पे रहने का मौका मिल जाता है, और कई ट्रेड ऐसी होती है जिनमें अक्सर हम लोगों को शिप पे ही रहना पड़ता है। तो आपकी ट्रेड एक ऐसी ट्रेड थी जिसपे अधिकतर समय शिप पे ही रहना है। जी, टेक्निकल ट्रेड है। हाँ। तो टेक्निकल वालों का ज़्यादातर काम तो जहाज पे ही होता है। तो हमारी ट्रेड में जैसे मैंने कहा कि हमने 4 साल की ट्रेनिंग करी और बाकी बचे 16 साल में लगभग 15 साल मैंने जहाज में काटे। हाँ। और जैसे बेस में रहने वाले ट्रेड होते हैं, जैसे बेस में आप जैसे मान लीजिए, ऐसे बेस की नौकरी नहीं होती, नौसेना तो जहाज की नौकरी है। बेस में जाने का मौका मिलता है, अपनी फैमिली के साथ कुछ समय रहो, लेकिन वहां भी जरूरत है भाई, बेस में भी जरूरत है। जैसे लॉजिस्टिक ब्रांच, राशन वो सप्लाई करने के लिए तो एक स्टोर होगा वहां पर, या ट्रेनिंग बेस है भाई, हमको जो ट्रेनिंग दे रहा है, सिखा रहा है, वो तो बेस में है, वो भी सिखा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग ट्रेड के बेसेस हैं, वो ट्रेनिंग हो रही है, हेडक्वार्टर है, ये सब चीजें मतलब बेस के अंदर क्या कहते हैं, लाइफ थोड़ी सी इजी है शिप के मुकाबले। और अच्छा, नेवी की ट्रेनिंग के लिए अलग अलग टाइप की स्कूल भी हैं, जैसे कोई एविएशन में जा रहा है तो उसका स्कूल ट्रेनिंग सेंटर अलग है। आप जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे तो आपका स्कूल ट्रेनिंग अलग। तो ये मैंने कहा था, जब चार ट्रेड में बांटा गया तो मैकेनिकल वालों को INS शिवाजी लोनावाला भेजा गया, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को वहाँ भेजा गया जामनगर गुजरात INS वलसुरा। शिपराइट स्कूल, शिपराइट वालों को भेजा गया वहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं, डिप्लोमा भी देते हैं, और अपने हिसाब से तैयार भी कर लेते हैं, तैयारी भी कराते हैं पूरी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र गुप्ता जी। रविंद्र गुप्ता जी लंबे समय तक नौसेना में सेवाएं दे के आए हैं, और क्या कुछ किया, क्या कुछ चुनौती थी, और कैसे सफर रहा, आजकल क्या चल रहा है, ये सब आपको इसमें बताया गया है। आपको ये इंटरव्यूज, आपको ये सीरीज कैसी लगी, आप भी बताइएगा इस बारे में। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कुछ आपके सवाल हों आगे के लिए तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ताकि हम आगे आने वाले जो हमारे गेस्ट हैं, अतिथि हैं, उन लोगों से वो सवाल पूछ सकें और आप लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। फिलहाल इस वार्ता में इतना ही। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, आप आए। धन्यवाद जी।